देखो इस चैप्टर जो इंजीनियरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर साइनोसॉइडली अगर वेरी कराते हैं टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर सेटअप होता है, तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करता है। तो वेव प्रोपगेट करता दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। then electric field and magnetic field both are set up perpendicular to each other and varies from sine function या cosine function. Then wave is propagated perpendicular to both field is called electromagnetic electric field and magnetic field both are set up perpendicular to each other and varies from sine function and or cosine function. ठीक है? Then wave is propagated perpendicular to both field is called electromagnetic. अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखते हैं x के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ रखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड को रखो वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को रखो जेड के डायरेक्शन में, एक्स वाई, और ये हो गया जेड एक्सिस तुम्हारे तरफ आता हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगा एक्स के डायरेक्शन में, किधर एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझ गया, एक्स के डायरेक्शन। अगर वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, समझ गया। अदर मीडियम रहेगा तो मीडियम लाइट का स्पीड चेंज कर जाता है। अब जो है पहला पॉइंट याद रखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज पैरेलल टू ई क्रॉस बी। किसके पैरेलल, ई क्रॉस बी के पैरेलल। ई क्रॉस बी, ई ऊपर है, बी तुम्हारे तरफ है, तो ई क्रॉस बी किधर, उधर हो गया। हाँ, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ electromagnetic wave always parallel to direction of E cross, समझ गया। इसका मतलब है डेट इज सी का डायरेक्शन पैरेलल टू ई क्रॉस बी, समझ गया। चलिए ठीक है।
याद रहता हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर प्रोपगेट करता है? डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी ना। सी से द स्पीड ऑफ लाइट चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा, किधर प्रोपगेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी के पैरेलल प्रोपगेट करेगा। ई क्रॉस बी का इधर डायरेक्शन होगा, उधर प्रोपगेट करेगा। ठीक है, डाउट दी ना। Some condition for propagation of electron. Some condition for propagation of electromagnetic wave. अब जो है क्या कंडीशन है, कंडीशन को लोग पाना है। सम कंडीशन फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कुछ कंडीशन। पहला, फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर प्रोपगेशन of electromagnetic wave, amplitude of electric field by amplitude of magnetic field, इन दोनों का जो रेशियो जो होगा वह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। समझ गया? इसका मतलब डेट इज ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी। हेयर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक along y एक्सिस क्या होगा? ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ये भी लिख सकते हैं ई नॉट लिख सकते हैं, नॉट भी लिख सकते। इसको हम लोग याद का कंसेप्ट, इफ मीडियम पार्टिकल टेक वन oscillation, then electromagnetic wave is propagated equal distance of wave, कितना डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस ऑफ वेव। जैसे मीडियम पार्टिकल का एक ऑसिलेशन पड़ा ऐसे चम करता है, हाँ ना, ऐसे ऐसे चम देखो तो एक ऑसिलेशन जब करता है तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब सेम फेज। देखो तो यहाँ से यहाँ का पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल जैसा है, और यहाँ का पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल जैसा है, इसको कहेंगे यहाँ से यहाँ का दूरी कहते हैं वेवलेंथ। समझ गया? जब मीडियम पार्टिकल एक ऑसिलेशन करता है तो फेज चेंज कितना होगा? 0।
2 पाई, हाँ 4 पाई, इधर आगे चला जाएगा 6 पाई। इसका मतलब है कि एक ऑपरेशन करने में जो समय लगता है उसको पढ़ा था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बराबर टी। यहाँ से यहाँ तक मीडियम पार्ट के ऑपरेशन का टाइम टी लगा, तो टी टाइम फेज चेंज कितना का हुआ 2 पाई का। 2 पाई फेज चेंज इन टाइम टी सेकेंड में फेज चेंज 2 पाई का, तो 1 सेकेंड में 2 पाई बाई टी। इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो क्या कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। और 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी पता था ना 2 पाई, समझ गया। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और न्यू क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, सिंपली फ्रीक्वेंसी। एंगुलर कहेंगे तो ओमेगा, फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो न्यू। इतना लिखो। फिर ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक लैम्डा डिस्टेंस चला तो फेज चेंज कितना 2 पाई है ना। तो लैम्डा डिस्टेंस चलने से फेज चेंज 2 पाई था, यूनिट डिस्टेंस चलने से फेज चेंज 2 पाई। इसको कहते हैं कि इसको कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर माने वेव नंबर का मतलब हो गया फेज चेंज, रेट चेंज ऑफ फेज, रेट चेंज ऑफ फेज, चेंज ऑफ फेज। फेज में अवस्था होता है फेज विथ डिस्टेंस, इज कॉल्ड वेव। डिस्टेंस के साथ फेज में परिवर्तन हो रहा है अवस्था में परिवर्तन। हम यहाँ से आ गए तो मेरा अवस्था में परिवर्तन हो गया डिस्टेंस के साथ, समय तो बदल किया डिस्टेंस ही बदला। इसको कहते हैं फेज चेंज विथ डिस्टेंस। क्योंकि वेव जब चलता है तो टाइम भी चेंज करता है और डिस्टेंस भी चेंज करता है। एक जगह स्थिर ना है वेव, एक जगह स्थिर रहेगा तो एनर्जी एक जगह दूसरी जगह जाएगा नहीं जाएगा। वेव तो है जो एनर्जी को एक जगह दूसरी जगह ले जाता है, समझ रहा है। तो अब इसको कहते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, समझ गया। अब देखो इधर लिख लिया था ना, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं देखो तो अगेन मान लो कि v स्पीड से वेव चला, किस स्पीड से v इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मान लो v स्पीड है। c भी स्पीड हो सकता है, अगर मीडियम, अगर वैक्यूम है तो c लिखेंगे, अदर मीडियम है तो v लिखेंगे। अब बताओ कि वेव यहाँ से यहाँ तक वेव को चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लैम्डा के बराबर। स्पीड से वेव चल रहा है इधर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा टाइम पीरियड के बराबर। एक ऑसिलेशन जो लगा समय को टाइम पीरियड में, एक ऑसिलेशन हुआ ना ये टाइम कितना टी होगा। यहाँ लिख के रखता है लैम्डा इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन ऑसिलेशन विथ अ स्पीड, विथ अ स्पीड। तो लैम्डा बराबर क्या होगा स्पीड गुना है ना, डिस्टेंस बराबर क्या पड़ा है स्पीड और गुना है। इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, इसको इधर ले आए तो v बराबर लैम्डा बाई टी, 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो v बराबर न्यू गुना लैम्डा। यह एक फार्मूला बन गया।
v बराबर न्यू लैम्डा। स्पीड ऑफ वेव चल रहेगा, फ्रीक्वेंसी दे रहेगा तो वेवलेंथ निकल जाएगा। तो लिखो न्यू लैम्डा, है ना। अब देखो तो v बराबर हो गया। अब हम अगेन क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर k बराबर क्या लिखे हैं, 2 पाई बाय टी लिखे थे, नहीं 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा 2 पाई बाय टी बाय लैम्डा बाय टी लिख सकते हैं। हाँ भागा दे दिया तो k बराबर 2 पाई बाय टी को ओमेगा लिखेंगे, और लैम्डा बाय टी देखो यहाँ, लैम्डा बाय टी स्पीड ऑफ वेव हो जाएगा। स्पीड ऑफ वेव का, स्पीड तो बहुत कुछ हो सकता है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ गया, ये वेव नंबर का फॉर्मूला, ये सब न्यूमेरिकल में यूज आएगा। अब हम इक्वेशन जो लिखे हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखे थे y के डायरेक्शन में ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, है ना। तो वेव x के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए x यहाँ लिखा है। वेव का प्रेशर हो रहा है x के डायरेक्शन में, पॉजिटिव x में आ रहा है इसलिए माइनस लिखा हुआ है। अब ई नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा के लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, माइनस के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। वेव का इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ई नॉट साइन 2 पाई, कॉमन ले लो, टी बाई टी माइनस एक्स बाई, आप ये भी लिख सकते हो। देखो तो दूसरा फॉर्म ई वाई बराबर ई नॉट साइन, ठीक है, 2 पाई बाई टी कॉमन ले लो, तो टी माइनस क्या लैम्डा से गुना करे, टी से गुना करेगा तो ना कॉमन होगा, टी बाई टी है ना कॉमन आएगा, और टी बाई लैम्डा बराबर टी को फिर नीचे लिखेंगे, तो लैम्डा बाई टी बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, चूंकि लैम्डा बाई टी इक्वल टू सी। समझ गया, वैक्यूम अगर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये भी इक्वेशन हो गया। अच्छा 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, हाँ, ई वाई बराबर हो गया ई नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी माइनस एक्स वाई, समझ गया। तो एक इक्वेशन हो गया, ये वाला इम्पोर्टेंट है इस फॉर्म में, एक इक्वेशन इस फॉर्म में बहुत कम रहता है, इस फॉर्म में जा सकता है, ई वाई एक फॉर्म ही हो गया, और दूसरा फॉर्म 2 पाई टी माइनस एक्स वाई, कैसे लिखना समझ गया है। वेव का इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट करता है, तो दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर पानी से ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स वाई, जो कि फ्रीक्वेंसी का टर्म है, उसका वेव नंबर ओमेगा का इक्वेशन याद रहेगा ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ गया, अगर पॉजिटिव एक्स में चल रहा था, अगर निगेटिव एक्स में चलेगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आया
अच्छा अगेन मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या लिखा? अच्छा ई नॉट क्या कहलाएगा? यही ई नॉट कहलाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू तो ई नॉट है ना होगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 हो गया तीनों। अगेन मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या लिखेगा? Bz बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या लिखेगा? बी नॉट साइन 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स वाई स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। समझ गया? ठीक है। अब जो है फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपगेशन ऑफ सी इक्वल 1 अपॉन क्या होगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट पढ़े क्या था? मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस था ना। मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम। और एप्सिलॉन नॉट पढ़े क्या है? एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या पढ़ा था? तो परमिटिविटी हो गया एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या पढ़ते हैं? परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। चलिए अब देखो अगेन अगर तुमको भी मीडियम अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? तो भी मीडियम बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन मीडियम इनटू म्यू मीडियम। समझ गया? हाँ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, कोई भी मीडियम। ठीक है। और वी मीडियम बराबर 1 अपॉन देखो एप्सिलॉन मीडियम को लिखते हैं। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और म्यू मीडियम को लिखते हैं म्यू नॉट म्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या कहलाता है? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अब एप्सिलॉन आर कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको।
समझ गया? हाँ। अब देखो फॉर्मूला आ गया, V मीडियम बराबर 1/√अंडर एप्सिलॉन म्यू आर इंटू 1/√अंडर म्यू नॉट, इसका स्पीड ऑफ लाइट कहेंगे हाँ। इन वैक्यूम, बोलो म्यू आर एप्सिलॉन नॉट हो गया। हाँ। अब इसको देखो, एप्सिलॉन नॉट बराबर C/V मीडियम हो गया। अब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव, ये सब कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट म्यू आर, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव, और हो जाएगा, इसके नीचे लिख देगा, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से या एम से, म्यू से या रूट अंडर एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। समझ गया? इतना बराबर C/V है ना, हाँ। म्यू से या एम से। मैग्नेटिक वेव जब प्रोपगेट करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों को कैरी करता है। क्या कैरी करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी दोनों कैरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी as well as मैग्नेटिक एनर्जी। क्या कैरी करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एज वेल एज दोनों एनर्जी को कैरी करता है। इलेक्ट्रोनॉमी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों एनर्जी क्या करेगा? कैरी करेगा। समझ गया? अब जो है, अब पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंग्लिश दिखाएंगे, इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड बराबर, क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? याद है? पहली वॉल्यूम याद है? वो फॉर्मूला पता है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी करंट वॉल्यूम। दिमाग में आता है जो होता है आपका फॉर्मूला का डेली इलेक्ट्रोस्टैट वाले को हर दिन बदल बदल को आज करंट को इलेक्ट्रोस्टैट को लो, अलग अलग टॉपिक को पढ़ लो। भैया हाफ
एप्सिलॉन नॉट ES समझ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट Yes, correct. इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट का नहीं लिखा है कॉपी में हाँ ना लिखा लिखा हुआ है। लिखा जरूर होगा हाफ अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस KX. अब जा एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वाला पर यूनिट बराबर क्या होगा ऐसा लगा देंगे है ना एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस KX. एक्स का क्या चीज एवरेज वैल्यू हो जाएगा हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के का वैल्यू क्या होगा हाफ हाँ हाँ पाना वैल्यू साइन स्क्वायर का हाफ हम्म. पढ़ लिया था अरे तो क्या कर लिया लिखो काले का पहले का हाँ पहले मुझे लिखा था एक हेडिंग वाला था. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी वही लिखा तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव कैरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एच वेल एच मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक चलिए क्या होता है आप हाँ हाँ तो एवरेज मैग्नेटिक एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर ऐसे लिख देंगे क्या हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर 2 म्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस KX. कोचा फल की होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो क्वेश्चन बना रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं हम मतलब आपको तो बता दो उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे. हाँ नॉट स्क्वायर होगा 4 है ना अब देखो यहाँ प्रूफ करना है कि पूछ देता है नाउ हम लोग क्या पढ़े हैं C बराबर रूट अंडर म्यू नॉट कभी पूछ देता है डायमेंशन देखो तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते 1/c स्क्वायर तो म्यू नॉट एप्सिलॉन का डायमेंशन पूछेगा तो स्पीड ऑफ लाइट है ना हाँ हाँ तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है l स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा t पर -2 हाँ ऊपर जाएगा तो क्या होगा l पर पावर -2 +2 तो डायमेंशन पूछता है अच्छा डायमेंशन पूछ देता है e नॉट बाई b नॉट का डायमेंशन बराबर क्या है स्पीड ऑफ लाइट c e ना e नॉट निकालेंगे b नॉट निकालेंगे याद है फॉर्मूला c बराबर l t पर पावर -2 स्पीड तो माइनस होना
जब डी नॉट बाई ई नॉट अगर कहेगा तो क्या पढ़ाए 1/c लड़ देंगे तो एल पर पावर -1t या इसे लिख लो डायमेंशन बाई सी एस पर आ गया बाई 4 यहाँ 4 आएगा ये वाला और 1 बाई मी नॉट को क्या लिखेंगे सी एस कट गया तो क्या हो गया मैग्नेटिक एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो गया तो मैग्नेटिक एनर्जी करंट वॉल्यूम और इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट वॉल्यूम दोनों क्या होता है सेम होता है। ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए क्यों देता है प्रूव दैट इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एवरेज एनर्जी डेंसिटी in electric field and average energy density of magnetic field almost both are equal तो पहले कोई एक एनर्जी डेंसिटी लिख देगा रिवा लिख देगा और फिर फॉर्मूला में प्रूव कर देगा हाँ तो लिख देंगे स्टेटमेंट पार्ट ऑफ energy average energy density average energy density of electric field average electrostatic energy average electrostatic energy density in propagation of electron will carry equal parts of average electrostatic energy density as well as average magnetic energy समझ गया स्टेटमेंट याद रखिए जितना एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट डेंसिटी कैरी करता है उतना ही एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कैरी करता है एवरेज energy density of electromagnetic wave बराबर एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एवरेज एनर्जी डेंसिटी energy of electromagnetic बराबर दोनों सेम में रहेगा दोनों सेम में रहता है ना 2 बराबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 एप्सिलॉन नॉट हाँ 1/2 डी नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट का कि एक कैपेसिटर दिया ठीक है कैपेसिटर को एक सेल और एक स्विच से जोड़ दिया ठीक है जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं
तो इस पर चार्ज जो है समय के साथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, करंट फ्लो करेगा इसमें, इसको कहते हैं कंडक्शन करंट। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे जो करंट फ्लो कर वो कहते हैं कंडक्शन करंट। कौन सा करंट? कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो कैसे होता है, तब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, इस पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक को सेटअप हो गया। स्विच को क्लोज जब करते हैं और यहाँ क्या रख दिए, कंपास नीडल रख दिए। क्या रख दिए? कंपास नीडल। इसमें कंपास नीडल ऐसा क्या रख दिए, कम पास नीडल। क्या रख दिया? कंपाउंड नीडल जो है मैग्नेटिक फील्ड को सर्च करता है। जैसे ही कंपाउंड नीडल रहते हैं इसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, जबकि इस रीजन में तो कोई करंट है नहीं। लेकिन कब तक ये डिफ्लेक्शन होता है? जब तक ये चार्ज बदलते रहता है प्लेट पर, तब तक ये कंपाउंड नीडल डिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, कंडक्शन करंट जीरो हो जाता है, कंपाउंड नीडल डिफ्लेक्शन ही बंद हो जाता है। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल साहब कह रहे हैं बिना, यहाँ तो कोई करंट है नहीं, बिना करंट के भी हुआ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सकता है, बशर्ते इस रीजन का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? ये चार्ज बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। इसका मतलब है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। समझ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप कर दिया और उसको बदलना शुरू करेगा तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को बदलना शुरू करेगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। दोनों फील्ड को एक साथ प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, एक बदलेगा दूसरा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ये आपका मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट का इस रीजन में जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन, टाइम के साथ चल रहा है, जिसके चलते इस रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल experiment. Suggested time varying electric field region setup मैग्नेटिक। चलिए तुम्हारा खींचा हुआ है। हमसे चाहता है अब इस रीजन में अगर हम कंपाउंड डिफ्लेक्शन, अगर इस रीजन में अगर हम लगाएं एम्पियर्स लॉ, ये हो गया मान लो ये भी क्लोज्ड है ना, तो फ्रॉम एम्पियर्स कंसेप्ट, फ्रॉम एम्पियर लॉ B dot dl equal to 0 over the closed loop. B dot dl बराबर क्या पड़ा था? म्यू नॉट इंटू क्या पड़ा था? B dot dl म्यू नॉट इंटू डेल्टा, ऐसे एम्पियर समेशन ऑफ
करंट इन हाँ, समेशन करंट इंक्रोच बी डॉट डी म्यू नॉट इनटू करंट इंक्रोच पढ़ा था ना। यहाँ से कोई करंट तो है नहीं एक एम्पियर्स के तहत, और एम्पियर्स आप क्या कहते हैं, करंट फ्लो करेगा तब। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, जीरो ओवर द क्लोज लूप होगा ना। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट पे भी बी डॉट डी एल नॉट इक्वल टू जीरो ओवर द क्लोज्ड पर एक करंट फ्लो कर गया। मैग्नेटिक इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से क्या चेंज कर गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से करंट सेटअप कर गया। उस सेटअप का स्पेशल नाम रखा गया करंट का डिस्प्लेसमेंट करंट। तो नाउ Maxwell suggested new current set up in time varying electric field, new name is, और नया इसका नाम रखा गया, न्यू नेम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट जिसको आईडी से रिप्रेजेंट करता है। और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई ई मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बाई डी टी और गुना एप्सिलॉन। इसका मतलब ये कहलाएगा रेट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ गया, इनटू एप्सिलॉन। ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसी डिस्प्लेसमेंट करंट चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से करते हैं, समझ गया। चलिए क्या होगा, एम्पियर का पता ना, बी डॉट डी एल, ये तो लिखना ही है, म्यू नॉट भी लिखना है। यहाँ पर कंडक्शन करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो चल जो करंट फ्लो था कंडक्शन करंट कहते हैं। और आई डी हो गया वहाँ पर जुड़ गया क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब लिख देंगे बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट कंडक्शन करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt। ऐसे याद रखो, चाहे ई वाला याद रखो, आई टी का वैल्यू रख देगा, समझ गया। हो गया कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। अभी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। Proved that conduction current through circuit is equal to displacement current। डिस्प्लेसमेंट बोर्ड में पूछता लिखो
कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होता है। स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा, यहाँ क्या होगा माइनस Q एट टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ अब क्या होगा, एक क्लोज्ड सरफेस है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज्ड सरफेस बराबर क्या पढ़ाता हूँ, एप्सिलॉन बाय करंट एप्सिलॉन बाय बाय टोटल क्यू इनक्लोज नॉट लगे तो फॉर्मूला को नहीं पढ़ रहा लगता इलेक्ट्रोस्टैट वाला, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, कहते हैं फार्मूला सब पढ़ करो, कभी इलेक्ट्रोस्टैट का पढ़ लो, कभी तुम करंट का पढ़ लो, वोल्टेज का पढ़ लो, क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज कितना कर रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार समय के साथ चेंज कर रहा है, इसमें से भागा दो, और रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, रेट चेंज, इसको आईसी यहाँ कहेंगे, कंडक्शन करंट, ठीक है, कंडक्शन करंट आईसी, कंडक्शन करंट फ्लो कर, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कंडक्शन करंट फ्लो करता है, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय बराबर क्या होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बदल रहा है ना, dq बाय डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर ID बराबर एप्सिलॉन नॉट d5 E बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू dq बाय कट गया, अब ID dq बाय dt क्या कहलाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, IC बराबर होता है dq बाय, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बस नहीं चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट, इसका मतलब जो करंट यहाँ फ्लो करेगा वही करंट इस रीजन में फ्लो करेगा, समझ गया। हाँ चलिए